Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे जो कि रिप्रोडक्शन के टॉपिक से रिलेटेड है। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। रिप्रोडक्शन के टॉपिक में जो की कंटेंट्स या की कॉन्सेप्ट्स शामिल हैं उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसमें स्पर्म की प्रोडक्शन किस तरह से होती है। सेकेंडली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहा जाता है इसकी बात करेंगे। और लास्ट पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इंक्लूडिंग एड्स एंड अदर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं तो जैसे हम जानते हैं कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में मेल और फीमेल में यह सिस्टम डिफरेंट होता है। अगर हम बाकी ऑर्गन सिस्टम्स के साथ कंपैरिजन करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन जो है वो फंक्शनल होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, लेकिन बाकी जो ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के वो एट द टाइम ऑफ बर्थ और शॉर्टली आफ्टर द बर्थ उनकी एक्टिवेशन या स्ट्रक्चर की कंप्लीशन जो है वो हो जाती है। जबकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट होता है मेल के केस में और फीमेल के केस में, जबकि बाकी ऑर्गन सिस्टम जो है वो लेस और मोर मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है, वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू अदर सिस्टम्स। जैसे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रेगनेंसी के दौरान फीटस को या डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग को नरिश भी कर रहा होता है। तो ये डिफरेंट ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि ऑर्गन सिस्टम को अदर ऑर्गन सिस्टम को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बेसिक फंक्शन है उसका प्रोड्यूस, मेंटेन एंड ट्रांसपोर्ट द सेमन। सेमन इज द फ्लूइड विच कंटेन स्पर्म्स, जिसमें सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की सिक्रीशन जब स्पर्म के साथ मिक्सअप होती हैं तो वो फ्लूइड कहलाता है सेमन। सेकेंडली दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्चार्ज द सेमन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ताकि प्रेगनेंसी जो है वो हो सके, बिकॉज इन केस ऑफ ह्यूमन देयर इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सो semen should be discharged in the female reproductive tract to get the pregnancy. Third one, to produce and secrete sex hormones. तो इससे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन एंड इनहिबिन। ये दो हार्मोन हैं जो कि खास तौर पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो ये तो हम बेसिक फंक्शन कंसिडर करेंगे। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुकाबले में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके कुछ पार्ट्स इनसाइड द बॉडी होते हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं। जैसे कि इनसाइड द बॉडी पार्ट देखें तो वास डेफरेंस जो कि एक्सेसरी डक्ट्स का एक पार्ट है और उसके साथ साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स जिसमें हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और उसके अलावा बल्बोयूरेथ्रल जिसको कॉपर्स ग्लैंड का नाम भी दिया जाता है। तो ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जिसकी डिफरेंट सिक्रीशन से सेमन की कंपोजिशन को डिटरमिन किया जाता है। जबकि आउटसाइड द बॉडी इसमें से पेनस जिसको हम कपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं, स्क्रोटम एंड टेस्टिकल्स जिसको टेस्टिस का नाम भी दिया जाता है। तो पेनस, स्क्रोटम एंड टेस्टिकल्स ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि आउटसाइड द बॉडी हैं। तो दैट इज अबाउट द फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहें तो इन तमाम जो ऑर्गन्स हैं जो कि इसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर वेरिएबली मोर और लेस तमाम मेल के अंदर तकरीबन सेम होता है, जिसमें हम बुनियादी तौर पर जो मेनली स्ट्रक्चर देखेंगे दैट इज द टेस्टिस। तो टेस्टिकल्स या टेस्टिस जो है ये एक्चुअली साइट फॉर स्पर्म प्रोडक्शन है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जैसा कि स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो बुनियादी तौर पर तीन बेसिक स्ट्रक्चर हम कंसीडर करते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज टेस्टिस जो कि मेल गोनेड्स हैं जो कि स्पर्म प्रोडक्शन की साइट कंसीडर की जाती है। सेकेंडली एक्सेसरी डक्ट्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं स्पर्म को और उसके साथ साथ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि सीमन की प्रोडक्शन जो है उसके लिए अपनी सिक्रीशन जो है वो दे रहे होते हैं। टेस्टिस की बात करें
तो ये टेस्टिस जो है दैट लाई इन अ वॉल ऑफ द बॉडी, जिसको नाम दिया जाता है स्क्रोटम। ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं और स्क्रोटम के अंदर मौजूद होते हैं, और इस स्क्रोटम में होने की वजह या टेस्टिस का आउटसाइड द बॉडी होने की वजह जो है बुनियादी तौर पर टेम्परेचर को बैलेंस करना है। हम जानते हैं टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखा जाता है। दैट इज द एफिशिएंट टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म को डेवलप कराने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 34 टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आउटसाइड द बॉडी होने की वजह से ये टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये स्क्रोटम में होते हैं। एक टेस्टिस का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 250 टू 300 लोब्यूल्स मौजूद होते हैं, और उनमें जो ट्यूब्यूल्स होती हैं दीज आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर हम एक स्ट्रक्चर जैसा कि ये एक स्पर्म का टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो कहलाती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो रेट टेस्टिस के साथ जो है वो मिलती हैं, और उसके बाद वेजा एफ्रेंशिया स्टार्ट होता है। तो इसको हम अगर पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी जो कि इस तरह से कन्वोल्यूटेड होंगी, और फिर उसके बाद इससे आगे हाईली कन्वोल्यूटेड रीजन आएगा जो कि एपिडिडमस कहलाता है। एपिडिडमस जो है वो कंटिन्यू करता है एज अ स्पर्म डक्ट, तो उसको हम नाम देते हैं वैज डेफरेंस। ये स्पर्म डक्ट भी कहलाती है, वैज डेफरेंस को हम स्पर्म डक्ट का नाम भी देते हैं। उसके बाद स्पर्म डक्ट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड से गुजरती है और यूरेथ्रा के अंदर जो है वो एंटर होती है, तो उसके बाद उस स्ट्रक्चर को यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम दिया जाता है। अब इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर देखें तो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर और बाहर सेल्स मौजूद होते हैं। ऐसे सेल्स जो कि इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड एज लीडिंग सेल्स, या उनको हम सर्टोलाइज सेल्स का नाम देते हैं। और ऐसे सेल्स जो कि आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जब बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, उनको इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम दिया जाता है। अब इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स जो हैं वो इंटर स्पेस या इंटरस्टिशियल में मौजूद होते हैं, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनसे जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो जब हम सेक्स हार्मोन की बात करते हैं तो इसमें दो किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। एक हमने कहा लीडिंग सेल्स हैं जिनको दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स दिया जाता है। इनसे प्रोडक्शन होती है खासतौर पर टेस्टोस्टेरोन। जबकि दूसरा जो सेल्स हैं दैट इज सर्टोली सेल्स, जो कि नर्सिंग सेल्स भी कंसिडर किए जाते हैं। These are present inside the seminiferous tubule, और इनसे सर्टोली सेल से प्रोडक्शन होती है इनहिबिन की, जो कि खास तौर पर स्पर्म की प्रोडक्शन अगर एक्सेसिव हो जाए तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये दो किस्म के हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो रही होती है विद इन द टेस्टिस। सेकेंडली एक्सेसरी डक्ट्स देखें तो एक्सेसरी डक्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ एसोसिएटेड है एपिडिडमस। एपिडिडमस जो है वो फर्दर कंटिन्यू करती है वास डेफरेंस, और उसके बाद स्ट्रक्चर बनता है इजैक्युलेटरी डक्ट। एपिडिडमस जो है इसमें स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं और स्टोर होते हैं, जबकि इसी एपिडिडमस के अंदर स्पर्म मैच्योर भी हो रहे होते हैं। तो अगर हम कीवर्ड के तौर पर देखें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैच्योर, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज स्टोर द स्पर्म। जब यहां से जो ये हाईली कन्वोल्यूटेड डक्ट होती है और फिर उससे एक स्पर्म डक्ट बनती है जिसको नाम देता है वास डेफरेंस। ये एक मस्कुलर ट्यूब है और कंटिन्यू रहती है कहां से? एपिडिडमस से ब्लैडर तक या यूरिनरी ब्लैडर तक। इससे अगली डक्ट जो है वो कहलाती है इजैक्युलेटरी डक्ट, जो कि यूरेथ्रा में एम्प्टाई होती है, और फिर उसके बाद यूरेथ्रा या यूरेनोजेनिटल डक्ट जो है वो नेक्स्ट जो कि स्पर्म को और यूरिन को आउटसाइड द बॉडी ले जा रही होती है। अब होता क्या है, बुनियादी तौर पर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए यूरिन को बॉडी से पास आउट किया जाता है, जबकि स्पर्म डक्ट से जो यूरिनरी ब्लैडर के लोअर साइड बेस से तकरीबन यहां से इसमें जो यूरेथ्रा है उसके अंदर जब स्पर्म को एंटर किया जाता है तो उसको फिर नाम दिया जाता है इजैक्युलेटरी डक्ट। तो यहां से ऑनवर्ड जो यूरेथ्रा है बुनियादी तौर पर वो यूरिन एज वेल एज स्पर्म या सेमन दोनों को कैरी कर रहा होता है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है यूरिनोजेनिटल डक्ट।
इसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स देखिए, तो एसेसरी ग्लैंड्स में जो सेमिनल वेसिकल मौजूद होता है बिल्कुल एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो वैस डेफरेंस के अंदर अपने सिक्रीशंस को पोर कर रहा होता है उसको हम नाम देते हैं सेमिनल वेसिकल। ये एक सैक लाइक पाउच है जो कि अटैच होता है विद द डेफरेंस, वैस डेफरेंस और एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इससे जो खास तौर पर इसके अंदर कंपोजिशन होती है इसकी सिक्रीशन की, वो शुगर रिच फ्लूइड, खास तौर पर फ्रुक्टोज मौजूद होता है जो कि नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म के लिए रिक्वायर्ड होता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये वॉलनट साइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि बिलो द सेमिनल वेसिकल होगा और इसकी जो सिक्रीशन है वो एसिडिक फ्लूइड होता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स मौजूद होते हैं। और उसके मुकाबले में थर्ड जो है कॉपर्स ग्लैंड जो कि इससे लोअर साइड पर मौजूद होता है, दैट इज पी साइज स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट एट साइड ऑफ द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के दोनों साइडों पर यह मौजूद होता है, थर्ड पोजीशन पे आता है और इसका काम न्यूट्रलाइज करना होता है फ्लूइड को जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन हो रही है। इसी ग्लैंड को दूसरा नाम हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी देते हैं। सो दीज आर द थ्री एक्सेसरी ग्लैंड्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल टू secrete the secretion, and when this type of secretion will mixed with the sperm that will be called as semen, जिसको हम यूरेनोजेनिटल ट्रैक्ट के जरिए बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अब जो यूरेथ्रा का साइज है मेल के केस में लार्ज होता है या कंपैरेटिवली लार्ज होता है एज कंपेयर टू फीमेल, बिकॉज यूरेथ्रा इज द साइज स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में मेल और फीमेल के केस में डिफरेंस होता है, जिसमें हम कहते हैं कि फीमेल के केस में यूरेथ्रा का साइज स्मॉलर होता है और मेल के केस में यूरेथ्रा का साइज कंपैरेटिवली लार्ज होता है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। और एंड पार्ट जो है उसको ग्लांस पेनिस का नाम दिया जाता है जो कि बॉडी से रिमूवल के लिए स्ट्रक्चर यूज होता है और इसी पेनिस को कपुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है। तो दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इसकी जो डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन से ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी जो बकायदा अरेंजमेंट है उसको समझ सकते हैं कि जो स्पर्म की मूवमेंट है वो कहां से किस तरफ को हो रही है। तो सबसे पहले टेस्टिस में प्रोड्यूस हुए, टेस्टिस के बाद रेड टेस्टिस और उसके बाद वेजा एफ्रेंशिया, जिसको फिर हम कलेक्टिवली ये पार्ट जो है जो टेस्टिस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब निकलेंगे तो एपिडिडमस का पार्ट जो कि हाईली कन्वोल्यूटेड होगा, उसके बाद वैस डेफरेंस के बाद जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट और अल्टीमेटली यूरिनोजेनिटल डक्ट के जरिए बॉडी से उसको पास आउट कर दिया जाता है या बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है पर्टिकुलरली स्पर्म की प्रोडक्शन साइड जो है वो टेस्टिस है और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पर्म डक्ट जो कि मेन डक्ट वैस डेफरेंस कहलाती है। दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें एक्चुअली जो प्रोसेस हो रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस, और इस प्रोसेस को हम लास्ट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद विद रेफरेंस टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ओजेनेसिस है उसके कंपैरिजन में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब हम कंपेयर करते हैं तो फीमेल के केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है जिसमें टेस्टिस के कंपैरिजन में ओवरीज मौजूद होती हैं और इसके साथ साथ वैस डेफरेंस के मुकाबले में वहां पे फ्लैपियन ट्यूब या जो ओविडक्ट होती है जो कि एग को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। तो उनके स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि कंपैरिजन में टेस्टिस के कंपैरिजन में ओवरीज मौजूद होती हैं क्योंकि ये साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन है और ओवरीज जो है वो साइट ऑफ एग प्रोडक्शन है। टेस्टिस लाइज आउटसाइड द बॉडी विच इज आल्सो इन द पेयर फॉर्म ऑफ पेयर, जबकि ओवरीज जो है लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द किडनी, ये मौजूद होते हैं और डोर्सल वॉल के साथ बॉडी की अटैच होते हैं। अगर हम ओवरी और ओविडक्ट और यूट्रस के स्ट्रक्चर को देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे मेल के केस में स्ट्रक्चर था, तो फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है देन द मेल। व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स? बिकॉज दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द गैमीट, जैसे कि वहां पे भी प्रोड्यूस हो रहे थे स्पर्म, लेकिन प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये गैस्टेशन के प्रोसेस में भी रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि प्रेगनेंसी का एक ड्यूरेशन है जो कि मेल के केस में नहीं होता। इसी तरह से दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू नरिश द न्यू बॉर्न
बेबी जो कि प्लेसेंटा की सूरत में फीटस की डेवलपमेंट, और उसके बाद जो है वो मेमरी ग्लैंड से जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका मतलब ये जो है वो मेल्स के मुकाबले में ज्यादा कंप्लेक्स कंसिडर किया जाएगा। दैट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे खासतौर पर यूट्राइन वॉल के ऊपर एक इन्फ्लुएंस मौजूद होता है, जिसकी वजह से थिकनेस और वास्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल जो है वो देखी जाती है, जो कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या यूट्राइन साइकिल में देखेंगे। पार्ट्स देखिए अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो उसमें पहला पार्ट जो देखा जाता है दैट इज ओवरीज, जो कि पेयर की सूरत में होती हैं। These are attached to the dorsal body wall. These are present below the kidney in abdominal cavity. और इसमें फॉलिकल्स जो हैं वो एक्चुअली होते हैं जो कि oogenesis के जरिए एग की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्थ के टाइम पे 400,000 तकरीबन फॉलिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि मैच्योर होने पे, प्यूबर्टी आने पे इनका जो कंपोजिशन है या इनके जो नंबर है दैट रिमेन्स ओनली 500। और दोनों ओवरीज में ये तादाद होती है जिसमें से हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10 to 15 फॉलिकल जो है वो फर्दर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें से कोई एक फॉलिकल जो है वो एग की सूरत में डेवलप करता है, ओवम की सूरत में, बाकी सारे डिजेनरेट हो जाते हैं इन टर्म ऑफ फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो ये जो है एग का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 120 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, जो कि लार्जेस्ट साइज ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। उसके मुकाबले में स्पर्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है, जिसका साइज जो है वो 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तक कंसिडर किया जाता है। सो एग इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओवरीज में एग की प्रोडक्शन होगी और फिर ओवरी से ओव्यूलेशन के जरिए एग को रिलीज किया जाता है, एंड दैट एग विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द ओविडक्ट। इसी ओविडक्ट को हम फ्लैपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये जो ओविडक्ट है ये नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है, और इसका कनेक्शन ओवरी से यूट्रस तक चलता है, ओवरी से यूट्रस तक है, और इसका जो साइज है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। तो ये ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग भी ओविडक्ट में होगी, और अगर हम स्पेसिफाई करें तो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज एट द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ये प्रोक्सिमल रीजन में, जो कि नियर द या टुवर्ड्स द ओवरी होगा, उसमें इसकी फर्टिलाइजेशन, एग की फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। नाउ दैट नेक्स्ट पार्ट दैट इज बॉडी ऑफ द यूट्रस, जिसको फंडस का नाम दिया जाता है। ये एक पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर है, इलास्टिक है, और इसकी इलास्टिसिटी जो है वो एंडोमेट्रियम की वजह से होती है, जो कि थिक और थिन हो सकता है। 7.5 सेंटीमीटर जो है साइज है इसका। दैट इज साइट फॉर फीटस डेवलपमेंट। यहां पे इंप्लांटेशन का प्रोसेस होता है, और इसकी 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें अगर हम तीनों लेयर्स की बात करें तो जो आउटर मोस्ट लेयर है वो पेरीमीट्रियम कहलाती है, सेकेंडली मायोमेट्रियम जो कि मस्कुलर होगी, और एंडोमेट्रियम जो कि इनर मोस्ट होती है। अब जो ये इनर मोस्ट लेयर है ये अपने डायामीटर में चेंज होती रहती है, दैट कैन बिकम थिक और थिनर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज द थिकेस्ट लेयर, और उसके मुकाबले में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी इसकी थिकनेस बढ़ती या कम होती रहती है बिकॉज ऑफ द वास्कुलराइजेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, बिकॉज ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो है वो इनर मोस्ट वॉल जो है इसको एंडोमेट्रियम का नाम दिया जाएगा। अब जैसे ही यूट्रस का जो एंड पार्ट है, बिलो द यूट्रस एक नैरो रिंग ऑफ मसल्स मौजूद होते हैं जिसको नाम दिया जाता है सर्विक्स, और इसी सर्विक्स की वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से एक लेबर पेन इंड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस ऑफ द फीटस, जो कि जब पुश किया जाता है तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से लेबर पेन इंड्यूस होती है, और उसको लेबर पेन को पॉजिटिव फीडबैक के जरिए बढ़ाने के लिए जो हार्मोन आता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। तो ये सर्विक्स का पार्ट है, और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है दैट इज द वेजाइना। ये बुनियादी पार्ट्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। अब इसमें जो फीमेल के केस में जो एग के लिए रिलीज होने के लिए या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है
वो यूरिनरी ट्रैक्ट से सेपरेट होता है। तो इसका मतलब कॉमन रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो मेल में होगा, जबकि फीमेल के केस में सेपरेट ओपनिंग जो है वो देखी जाती है। सो दैट वाज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि जब हम दोनों सिस्टम्स को कंपैरिजन में देख रहे हैं तो दोनों से जो प्रोड्यूस होने वाले गैमीट्स हैं जैसे कि एग्स और स्पर्म है, जैसे मेल के केस में स्पर्म की प्रोडक्शन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के केस में एग की प्रोडक्शन हो रही होती है बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस हैं उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। गैमेटोजेनेसिस एक जनरल टर्म यूज की जाती है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। अब जो गैमीट्स की प्रोडक्शन है मेल के केस में उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है और फीमेल के केस में हम गैमेटोजेनेसिस को oogenesis का नाम देते हैं। अब दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो बुनियादी तौर पर स्पर्म प्रोडक्शन होती है, स्पर्म प्रोडक्शन, जबकि oogenesis जो है वो एग प्रोडक्शन को कहा जाता है। एग या ओवम प्रोडक्शन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रोसेस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मेल के केस में आफ्टर प्यूबर्टी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि फीमेल के केस में मंथली एक्टिविटी के बाद यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बाद वन एग जो है वो यूजुअली प्रोड्यूस होता है आफ्टर अ मंथ। इसी तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस में पर इजैकुलेशन अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जबकि फीमेल के केस में 1 एग पर मंथ जो है वो यूजुअली प्रोड्यूस हो रहा होता है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये थ्रू आउट द लाइफ रहेगा प्यूबर्टी से अंटिल द डेथ, जबकि फीमेल के केस में जो एग की प्रोडक्शन है वो प्यूबर्टी से लेके एक खास एज तक अप्रोक्सीमेटली 45 इयर्स की एज तक, जिसको हम मिनार्की टू मेनोपॉज का नाम देते हैं, तो एग की प्रोडक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 40 टू 45 इयर्स की एज में फीमेल में स्टॉप हो जाती है, जबकि मेल के केस में स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो थ्रू आउट द लाइफ रहती है। एग की जो प्रोडक्शन है वो एक ओगोनिया से एक ही एग प्रोड्यूस होता है या ओवम प्रोड्यूस होता है, जबकि स्पर्म जो है वो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ओगोनियम एक से एक प्रोड्यूस होगा और 3 पोलर बॉडीज जो है वो बन जाएंगी, एक ओगोनियम से एक एग या ओवम और 3 पोलर बॉडीज बन जाएंगी, जबकि एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है वो हो रही होगी। तो ये कैसे होती है? अगर हम स्पर्मेटोगोनियम देखें तो ये एक ऐसा सेल होता है जो कि जर्मिनल एपिथेलियम के साथ एसोसिएटेड होता है और जर्मिनल एपिथेलियम में ये 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक टाइप ए सेल्स कहलाते हैं जो कि फर्दर माइटोसिस के जरिए डिवाइड होते रहते हैं और नंबर में बढ़ते रहते हैं, ये टाइप ए कहलाते हैं। दूसरे सेल्स होते हैं टाइप बी जो कि डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के जरिए, यहां पे एक प्रोसेस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, और इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के जरिए ये डेवलप हो जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। इसी तुरंत में ओगोनियम जो है वो भी डिफरेंशिएशन के जरिए बन सकता है किसमें? प्राइमरी oocyte में। लेकिन यहां पे जो दोनों में डिफरेंस है, ओगोनियम में कोई भी सेल माइटोसिस के जरिए डिवाइड करके तो अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता। इसका मतलब फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ बर्थ जो नंबर ऑफ ओगोनियम है वो प्री डिसाइडेड होते हैं, जो फर्दर डेवलप हो चुके होते हैं कि कितने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एग बनाएंगे। लेकिन मेल के केस में जर्मिनल एपिथेलियम मौजूद होती है जो कि एज अ फैक्ट्री बिहेव कर रही होती है और उसमें सारे सेल्स जो हैं वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं और एक जो बैंक ऑफ द सेल है वो प्रिजर्व रहता है। इस वजह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअस रहता है इन केस ऑफ मेल। जब टाइप बी की डिफरेंशिएशन होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी तो स्पर्मेटोगोनिया एक्चुअली डिप्लॉयड सेल होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड सेल होगा। उसी तरह से ओगोनियम भी एक डिप्लॉयड सेल है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होगा बिकॉज देयर इज ओनली डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या हुई कि स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिवाइड कर सकता था माइटोसिस के जरिए, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिवाइड कर सकता है मियोसिस के जरिए। तो इसका मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो मियोसिस 1 का प्रोसेस होगा तो इसके जरिए जो डिप्लॉयड सेल थे उससे क्या बन जाएंगे? हैप्लॉयड सेल। इसी सूरत में यहां पे भी मियोसिस 1 का प्रोसेस होगा और उससे बन जाएंगे हैप्लॉयड सेल 1 और एक पोलर बॉडी।
एक को सेकेंडरी oocyte कहा जाएगा और एक पोलर बॉडी बन जाएगी। इसी सूरत में जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना तो इसकी स्पर्मेटिड बने तो यहां पे मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा, दैट विल रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म 4 स्पर्मेटिड्स जो कि सारे हैप्लॉइड होंगे। और सेकेंडरी oocyte से जब ओवम बनेगा तो फिर मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा जो कि अप्रोक्सीमेटली एक ओवम बनाएगा और 3 पोलर बॉडीज बनेंगी जो कि डीजनरेट हो जाएंगी। अब ये जो पोलर बॉडीज की फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये एक्चुअली क्या शो करता है, देयर इज द सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट। जो एग सेल है वो लार्जेस्ट सेल था, तो एग के पास क्योंकि फूड भी स्टोर होनी होती है अर्ली डेवलपमेंट के लिए, इंप्लांटेशन के पहले और जो अब फूड यूज की जाएगी जब फ्लैपियन ट्यूब के अंदर इसकी मूवमेंट हो रही है तो वो एग के अंदर स्टोर होती है, जबकि स्पर्म जो है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो पोलर बॉडीज बन जाती हैं वहां पे जो सेल्स कम जो साइटोप्लाज्म या फ्लूइड रख रहे होते हैं या जिनके पास कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और एक सेल जो है वो एनलार्ज हो जाता है जो कि कंपैरेटिवली लार्जर फूड रख रहा होता है। अब ये बात तो हमने डिप्लॉयड और हैप्लॉयड के अकॉर्डिंग कर ली। अगर हम अमाउंट ऑफ डीएनए के रेफरेंस से भी बात करें, अमाउंट ऑफ डीएनए, तो डीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फॉर एग्जांपल परसेंटेज में कहते हैं तो स्पर्मेटोगोनियम के पास 100% डीएनए था, इसी तरह से ओगोनियम के पास भी 100% होगा। जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे तो डिफरेंशिएशन हुई है, 100% ही रहेगा। और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे तो इनके पास 50% डीएनए जो है वो रह जाएगा। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड बनेंगे तो इनके पास इसके मुकाबले में 50% हो जाएगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के मुकाबले में 25%। तो हमें ये याद रखना चाहिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के मुकाबले में स्पर्मेटिड बनेंगे तो इसके मुकाबले में 50% होगा, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के मुकाबले में स्पर्मेटिड के पास 25% होगा। तो दोनों रेफरेंस से हमें ये बात पूछी जा सकती है। नाउ स्पर्मेटिड टू स्पर्म बनना ये एक एडिशनल स्टेप है जो कि ओवम में नहीं होता। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस जो है दैट इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां पे चेंजेस आती हैं जिसमें स्फेरिकल सेल जो है वो अप्रोक्सीमेटली इलोंगेटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें 3 पार्ट बन जाते हैं। फर्स्ट वन इज द हेड, सेकंड इज मिड पीस एंड थर्ड वन इज द टेल। इस मिड पीस के अंदर जो है ये स्पाइरल रीजन होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो दैट इज द साइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और टेल जो है इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसकी मूवमेंट के लिए हेल्प कर रही होती हैं। इस न्यूक्लियस के पास जो रीजन है हेड का, इसमें खास किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है एक्रोसोम, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 14 काइंड्स ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए जब एग के अंदर स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट कर रहा होता है तो उस वक्त वॉल ऑफ द एग को जो है वो हाइड्रोलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दैट वाज अबाउट द स्पर्म। अब जो हम अगर इसको और ज्यादा प्रिसाइज करें तो स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड बनने का प्रोसेस जो है वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस जो है इसको नाम दिया जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, जबकि वहां पे ओजेनेसिस का प्रोसेस ही ओगोनियम से ओवम बन रहा होता है। ये प्रोसेस जो है इसमें कहीं पर भी कोई ब्लॉक नहीं आता, सारा प्रोसेस स्पर्मेटोगोनियम से लेकर स्पर्म तक का कोई ब्लॉक नहीं है, सारा प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा होता है। लेकिन यहां पे जो प्राइमरी oocyte बनते हैं वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये प्रोफेज 1 पे ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है और फिर उसके बाद मियोसिस 2 के मेटाफेज पे ब्लॉक हो जाते हैं अंटिल द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसका मतलब यहां पे 2 ब्लॉक आएंगे। पहला ब्लॉक प्राइमरी oocyte जो है वो प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 पे ब्लॉक होंगे और कब तक ब्लॉक रहेंगे, जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी। जैसे ही प्यूबर्टी अटेन कर ली गई तो उसके बाद सेकेंडरी oocyte जो है वो मेटाफेज 2 पे ब्लॉक हो गए और मेटाफेज 2 पे जो ब्लॉकेज है वो कब तक रहेगी, व्हेन द फर्टिलाइजेशन विल अकर। सो सेकेंडरी oocyte में मेटाफेज 2 या मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी और अल्टीमेटली ओवम जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओव्यूलेशन के टाइम पे एग रिलीज हो रहा होता है दैट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte,
वो ओवम नहीं होता। वाई? उसको हम नॉर्मली ओवम का नाम दे लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली या टेक्निकली दैट इज द सेकेंडरी ओवोसाइट, क्योंकि वो मेटाफेज 2 पे ब्लॉक है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो मेटाफेज 2 का ब्लॉक खत्म होगा और अल्टीमेटली मियोसिस 2 कंप्लीट होके ओवम की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब एग और स्पर्म में हमने एग का स्ट्रक्चर देखा कि उसमें हेड, मिड पीस और टेल है, जबकि एग का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। उस सेल का जो साइज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 120 माइक्रोमीटर। हमने यहां पे उसकी बात की कि 120 माइक्रोमीटर तक इसका साइज है और इसमें 3 बुनियादी स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला तो इसका न्यूक्लियस का पार्ट है, लार्ज साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी और उसके बाहर एक थिन मेम्ब्रेन या थिक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको जोना पेलिसिडा, और मल्टी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसके आउटर साइड पे होता है जिसको नाम दिया जाता है कोरोना रेडिएटा। तो दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ द एग सेल। तो ये एक जनरल कंपैरिजन था एग सेल और स्पर्म सेल के बारे में, जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है, जिसमें हम ये देखेंगे कि फीमेल के केस में जो एग की प्रोडक्शन के साथ साथ